Hello students. वेलकम टू चैनल हब ऑफ ह्यूमैनिटीज बाय मनीष सर। हम लोग बोर्ड के एग्जाम्स दे चुके हैं। वी हैव गॉन थ्रू द बोर्ड एग्जाम्स फॉर सेशन 2023-24. नाउ वी हैव टू रेडी फॉर CUT, द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. Some of you unfortunately had done some mistakes while filling the forms. So first of all, we have to understand कि हमें गवर्नमेंट एक और अपॉर्चुनिटी देती है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि हम लोग अपनी उस प्रॉब्लम को या अपनी उस जो मिस्टेक हमने करी है उसको करेक्शन भी कर सके और रेक्टिफिकेशन भी कर सके. मैं आप लोगों को एक प्रॉपर तरीका समझाऊंगा, प्रॉपर वे बताऊंगा हाउ डू यू हैव टू रेक्टिफाई एंड हाउ टू करेक्ट दिस थिंग्स, especially to the students of Delhi and especially all of the students who are aspirants to get good marks or who want to score good marks in CUET. And also there are other some opportunities apart from Delhi University where you can get the admission. First of all, आप लोगों ने जो भी I am talking about the humanities students, हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा डिमांड्स बच्चों ने इस तरीके से बताया, पूछा हमारे को सर कि हम लोगों ने अपने फॉर्म में कई तरह की प्रॉब्लम्स फेस करी है, कई हम लोगों ने उसमें मिस्टेक्स करी हैं और बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया आप लोगों का पेपर्स के दौरान और बच्चों ने मेरे से कई तरह की चीज़ें जो हैं वो समझी भी और हम लोगों से नोट्स मटेरियल भी प्रोवाइड हमने उनको किए. देखिए सबसे पहली चीज़ ये है CUET इज़ नॉट ओनली फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी. आप ये मान के चलिए कि CUET में अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप खाली दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्सेज को मत लेके चलिए. और अगर आप अपनी स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं तो स्ट्रीम चेंज करने पर आपको एक तरह से डिसएडवांटेज भी हो सकता है. यू हैव टू रिड्यूस 3% मार्क्स फ्रॉम योर टोटल मार्क्स जो बेस्ट ऑफ 4 में स्कोर होगा. और CUET में मेरे पास लास्ट ईयर कुछ बच्चे ऐसे थे, कई बच्चे कॉलेजेस में गए, जैसे IB कॉलेज में गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में रामानुजन कॉलेज में गए और कई बच्चे जो हैं करोड़ीमल में भी गए, हंसराज कॉलेज में भी एडमिशन हुआ उनका. उन सभी के साथ मैंने एक चीज़ जो देखी वो उनके बोर्ड के एग्जाम्स के साथ साथ उनका CUT का स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए काफ़ी टाइम लगता है कि सब चीज़ें कैसे करनी हैं. और आप अपने फॉर्म को जब फिल करते हैं तो अपनी प्रेफरेंस के सब्जेक्ट्स के साथ साथ जो आपके सब्जेक्ट्स हैं ऑप्शन देख के चलिए. अगर आपको उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स अगर चाहें तो उसमें सोशियोलॉजी को भी ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो सब्जेक्ट्स आप किसी न किसी तरीके से उसको कम टाइम में प्रिपेयर कर सकते हैं. बिकॉज ऑलमोस्ट 1.5 मंथ है आपके पास, बट ये पेपर लर्निंग नहीं है. आप ये सोच के चलिए, आप ज्योग्राफी को भी ऐड ऑन करने की कोशिश कीजिए. इसमें ये लर्निंग प्रोसेस नहीं है, इतना लेंथी पेपर नहीं होता, एक कंसेप्चुअल बेस्ड है. और कंसेप्चुअल बेस्ड पेपर में अगर आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स या किसी तरह की आप कोई भी चीज़ फेस करते हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट अस on Hub of Humanities by Manish sir at 9811373532. You can contact us anytime on this number. We are ready to help you and we are happy to help you. और आज मैं आपको ये भी बताऊंगा how to prepare for CUET. देखिए सबसे पहली चीज़ ये कि 5th को दोबारा से फॉर्म्स निकलने वाले हैं और इसमें आपको रेक्टिफिकेशन का या करेक्शन का जो भी चांस मिलेगा. सबसे पहले आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा इसमें अपने IPU के भी भरिए, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी और अंबेडकर यूनिवर्सिटी, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ ही जुड़ी हुई है, एफिलेटेड है. तो इन तीनों में ऑप्शंस लेकर के चलिए. और परसेंटेज वाइज आप ये मान के चलिए कि अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में अनफॉर्चुनेटली एडमिशन नहीं मिलता तो IPU में और उसके बाद आपका किसके अंदर अंबेडकर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, उसमें भी चांसेस हैं आपके एडमिशन मिलने के. क्योंकि ये चीज़ मैं आपको ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि मतलब आई एम जस्ट गिविंग अ फ्लू. मैंने खुद बच्चों को लास्ट ईयर मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे जिनका एडमिशन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया था DU के अंदर और वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे. और प्रीवियस ईयर में भी यही हुआ था. लास्ट 2-3 ईयर्स मैंने बच्चों के साथ एक किया और 7-8 स्टूडेंट्स से मेरे जो थे वो अम्बेडकर यूनिवर्सिटीज़ में उनको एडमिशन मिला, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में. और उन बच्चों ने अपनी सब चीज़ को, सब प्रॉब्लम्स को ठीक किया. आप सोचिए सबसे पहली प्रेफरेंस DU के, बट DU में आप सोच के चलिए आपके लिए सीट्स बहुत लिमिटेड है. द नंबर इज सो वास्ट, सो लार्ज, इट्स नॉट पॉसिबल टू गिव एडमिशन टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, स्पेशली फ्रॉम इंडिया. आप सोचिए खाली दिल्ली के स्टूडेंट्स नहीं,
आईपीयू में आपके लिए बहुत सारी सीट्स हैं, तो डीयू के स्टूडेंट्स को वहाँ भी फोकस करना चाहिए। और ये यूनिवर्सिटीज डीम्ड नहीं है, ये यूजीसी के अंडर आती है, यूनियन ग्रांट कमीशन में। इनकी वैल्यू ऑलमोस्ट सभी की सिमिलर है, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईपीयू, और उसके बाद किस तरीके से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में आप इन फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप जरूरी नहीं कि ऑनर्स कोर्सेज में जाना चाहें, आपके पास वहाँ पर सोशल प्रोग्रामिंग के नाम से कई कोर्सेज हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, जिसमें आप सोशोलॉजी भी है, पॉल साइंस भी है, आपका साइकोलॉजी भी है। फिर उसके बाद आपका आईक्यू में आप चेक कीजिए कौन कौन सी चीज़ें आपके ऑप्शंस के लिए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट डीयू के अंदर उन कोर्सेज में आप कीजिए, जैसे बीए प्रोग्रामिंग है। बीए प्रोग्रामिंग एक बहुत ही बढ़िया कोर्स है, उसमें बहुत सारे वास्ट कोर्सेज आपको ऑप्शंस के साथ मिलते हैं। देयर इज नॉट ऑनर्स कोर्सेज, बट वो ऑनर्स कोर्सेज की तरह ही आपको हर ईयर के अंदर एक मेन कोर्स देते हैं। जैसे कोई बच्चे साइकोलॉजी करना चाहते हैं तो उनको साइकोलॉजी के साथ ऑप्शन मिलेगा, कोई बच्चे पॉलिसिस करना चाहते हैं तो उनको पॉलिसिस के साथ ऑप्शन मिलेगा, कुछ बच्चे साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं। मतलब आप सोच के चलिए वो सब्जेक्ट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपनी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के लिए अलग से इस फॉर्म को देखिए, उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास। ये सोशल साइंस मैंने जो आपको बताया, इट इज नॉट सोशल स्टडी, इसमें सोशल साइंस में आपको बहुत सारे अलग स्ट्रीम, लिबरल आर्ट्स है, कई सारे ऑप्शन हैं। और अगर आप किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ऐसी फेस करते हैं रेक्टिफिकेशन में या करेक्शन में, तो हमें किसी भी टाइम कॉल करके हमसे गाइडेंस ले सकते हैं, और हम लोग वी आर हैप्पी टू हेल्प यू कि आप बच्चों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स ना हो। क्योंकि मैंने खुद भी कुछ बच्चों को करवाया, कुछ बच्चे जो थे इंडिविजुअली अपने फॉर्म्स को ठीक नहीं भर पाए या उनके अंदर फाइलिंग में कोई प्रॉब्लम हुई, तो हम लोग रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस फिफ्थ के बाद होगा। अब इसमें हम आते हैं हमें पढ़ना कैसे। देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है इसके अंदर, उन बच्चों को ये नहीं पता कि हमें कॉन्सेप्ट को समझना कैसे। कॉन्सेप्ट बिकॉज आप सोचिए आप बोर्ड के एग्जाम से निकले, वहां पर हमारे पास 8 मार्कर्स भी थे, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस भी थे, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी थे। अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें 1 मार्कर 2 मार्कर या कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा टफ थे। उन क्वेश्चंस में हमें अब उन क्वेश्चंस को देखना है जो रीजनिंग और असर्शंस होती है। देखिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग इसके लिए कोई रॉकेट साइंस आएगी या कुछ अलग से कुछ होगा। दिस इज ऑल अबाउट योर बुक्स। और मैं आपको फिर बोलूंगा, कोई भी चीप पैनी बुक्स या कोई भी गाइड्स, कोई भी रेफरेंस बुक्स को जाने से अच्छा वी हैव अ मदर बुक, एंड दैट मदर बुक इज एनसीईआरटी। मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा चारों पांचों सब्जेक्ट्स में। अभी ये चीज इसी क्लास के अंदर ही हाउ टू प्रिपेयर फॉर दैट, और उसके बाद नेक्स्ट सेशन में भी आपको बताया जाएगा। बट रीजनिंग एंड असर्शन, व्हाट इज रीजनिंग? रीजनिंग का मतलब होता है लॉजिक। जब हम किसी चीज को लॉजिक में देख करके चलते हैं ना, तो सबसे पहली चीज ये है आपको रीजनिंग के साथ असर्टिव तरीके से चलना है। असर्शन, असर्टिव मींस डिटरमिन, आप उस क्वेश्चन पे आंसर पे कंफर्म है। देखिए, रीजनिंग में इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं कि आंसर करेक्ट कौन सा है। रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आंसर में गलत पॉइंट्स कौन से हैं। सपोज यू हैव 4 ऑप्शंस। आपने कुछ प्रोग्राम देखे होंगे टीवी पर आते हैं जिसमें हम लोग जो विनर्स बनाते हैं 4-4 क्वेश्चंस, मतलब 4-4 ऑप्शंस देते हैं आपको। आप उन प्रोग्राम्स में देखिए, आपके पास 2 ऑप्शन, 2 गलत आंसर्स को निकालने की चॉइस होती है। वो जो आप 2 गलत आंसर्स निकाल रहे हैं ना, दैट इज रीजनिंग। आप रीजनिंग के दौरान उन गलत आंसर्स को पहले एलिमिनेट कीजिए। व्हेन यू एलिमिनेट दोस क्वेश्चंस, बिकॉज आप सोच के चलिए, अगर आप इन क्वेश्चंस को एलिमिनेशन नहीं करेंगे गलत पॉइंट्स को, दैट विल क्रिएट अ मोर प्रॉब्लम फॉर यू। और आप ज्यादा क्वेश्चंस छोड़ नहीं सकते। अगर आप ये सोच के चलें कि हम ज्यादा क्वेश्चन छोड़ देंगे, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग भी होती है, नेगेटिव मार्किंग की वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती है। बट आप नेगेटिव मार्किंग को एक तरफ रख के इस प्रोसेस को देख के चलिए। और मैंने खुद अपने कई बच्चों को, स्पेशली जब आपको पता होगा ऐसे 2 साल पहले बोर्ड के 2 एग्जाम्स हुए थे, और आगे अभी भी इस साल यही सुनने में आ रहा है बच्चों के यही होंगे। तो मैंने जो फर्स्ट बोर्ड हुए थे उसमें बच्चों को ऐसे ही प्रिपेयर करवाया था रीजनिंग असर्शन के अंदर, कोविड के बाद जो एकदम एग्जाम्स हुए थे। और आप भी वही चीज देख करके चलिए 22 के सेशन की तरह कि हमें इन चीजों को किस तरीके से करना है। जो पहले पेपर हुए थे, सेकंड पेपर तो पूरे हुए थे ना, आप रीजनिंग असर्शन वहीं से ही इस कॉन्सेप्ट को उठाया है। जब आप ये 2 गलत आंसर्स को निकाल देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, उसके बाद आप इसमें सही 2 आंसर्स को चूज करने में इजीली कर सकते हैं, एंड दैट इज असर्शन। मैं आपको बताऊंगा कैसे सब्जेक्ट को करना है। कोई बुक्स की जरूरत नहीं है, किसी तरह की कोई भी गाइड या कुछ भी रेफरेंस बुक्स, बिकॉज आप सोचिए ये चीप बुक्स जो है या कोई भी ऐसी बुक्स जो आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
अगर ये आंसर्स आप पढ़ के जा रहे हैं जो उन बुक्स में अवेलेबल हैं, अदर द स्टडी ऑल्सो, आप उन आंसर्स को दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं। मैं खुद अपनी सभी बुक्स जो तैयार करता हूँ, मैंने यहाँ रखी हुई हैं, वो सभी मटेरियल, सभी चीजें एनसीईआरटी को क्वेश्चन आंसर्स बेस बनाया है। लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। और आप सोचिए जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो आपके लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं, बिकॉज दे आर एप्लीकेशन बेस्ड। अब उन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर से प्रॉब्लम्स आती हैं आपको, जो आपको 3-4 मार्कर्स में आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ 3-4 मार्कर्स में नहीं, हम ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन पे जा रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं या फिर आपके रीजनिंग प्रदर्शन है। हम लोग शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी में एक चैप्टर है आपका, इसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट में जब हम इस चैप्टर को देखते हैं तो हमारे को कुछ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, जैसे आप टॉपिक को जब पढ़ रहे हैं ना, उसको बड़ी थॉरोली कीजिए। ह्यूमन डेवलपमेंट में जैसे हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इक्विटी एंड इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? लोगों को बराबर देखना, ठीक है। इक्विटी मींस गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज, आप लोगों को अपॉर्चुनिटी इक्वली दे रहे हैं। और दूसरी चीज इसमें गेटिंग अपॉर्चुनिटी इक्वली इज इक्वालिटी, बट गिविंग अपॉर्चुनिटी इक्वलिटी, आप सोचिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना इक्विटी, बट ट्रीटिंग पीपल इक्वली इज इक्वालिटी। ट्रीटिंग द पीपल इक्वली इज इक्वालिटी, गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज इज इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या? बराबर मौके देना। और ये चीजें जो है इनको हम लोग जब और आगे देखते हैं तो इसमें महबूबुल हक और प्रोफेसर अमृता सेन के जो इसमें टॉपिक्स हैं, उसके अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है HDI। आप सोचिए HDI में हम लोग जब टॉपिक पकड़ते हैं तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं। जैसे HDI के अंदर एक HDI को उन्होंने मेजर करने का तरीका देखा है, हाउ टू measure the development standards of the poor countries. This is not the development standard for higher living countries or high standard of living countries का। इसमें poor countries को हम देखते हैं, इसमें equity है। equity means उनको कितनी equal opportunities मिलती हैं। then sustainability, वो sustainability यानी उनके लिए development क्या आज का concept है या आगे भी मिलेगा? आगे भी मिल सकता है। उसके बाद हम लोग इसके अंदर एक चीज क्या देखते हैं कि resources को इस तरीके से दिया जाए कि future generations भी उसको use कर सकें। This is sustainability। आप सोचिए यही वर्ड्स, यही चीजें आपको वहां दी जाएंगी। इन्हीं वर्ड्स को घुमा फिरा करके आपसे पूछा जाएगा। आप इस कॉन्सेप्ट को जितना अच्छे से, जैसे एनसीईआरटी में पेज नंबर 25 पर ये है, आप इस कॉन्सेप्ट को जितना अच्छे से पढ़ेंगे ना, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। और आप किसी भी आंसर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ढूंढने की कोशिश कीजिए। साइकोलॉजी के बाद मैं वही उठाने वाला हूँ, फिर सोशियोलॉजी, फिर पॉलिटिक्स, फिर हिस्ट्री। प्रोडक्टिविटी में क्योंकि वीडियोस मेरे पास बच्चों ने बहुत डिमांड करी, सर आप थोड़ा बड़ा वीडियो बनाइए, लेकिन कई बार क्या होता है उसमें अपलोडिंग में टाइम लगता है, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। सो वी विल ट्राई टू मेक इट एंड कट शॉर्ट इन 2 वीडियोस। लेकिन आपको इसमें बहुत सारे ऐसे कंटेंट और बहुत सारी ऐसी चीज दी जाएंगी जिससे आप लोग सीयूटी की एंट्रेंस में बेटर वे में परफॉर्म कर सके। डोंट बी डिसहार्टेड अगर आपका नाम डीयू में नहीं आया तो इसमें आपका नाम डीयू के बाद आईपीयू में भी आ सकता है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में। और तीसरी यूनिवर्सिटी मैंने बताया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। और बच्चों को ये भी नहीं पता अगर आपका अच्छा स्कोर आता है पिछले एग्जाम्स में और यहाँ पर भी, तो DSEU एक दिल्ली गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट कर रखा है। दिल्ली स्किल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरियल जो स्किल्स है वो भी इसके अंदर है। दिल्ली स्किल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरियल जो यूनिवर्सिटी है आपकी, वो यही काम उन बच्चों को मिलता है जो लोग डिफरेंट वाइब्रेंट कोर्सेज में जाना चाहते हैं। उसमें डिजिटल मार्केटिंग भी है और उसमें कुछ बच्चे मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, वो भी है इसके अंदर। और अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर आपके बेस्ड है और वो कोर्सेज बहुत अच्छे हैं। मेरे कई स्टूडेंट्स ऐसे थे जो अनफॉर्चुनेटली एडमिशन नहीं ले पाए थे, बट आप सोचिए आज वो उनसे बेटर पोजीशन में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, बिकॉज दे आर मोर टुवर्ड्स द जिसे कहते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज। एंड दे वर गेटिंग एट दैट टाइम दे वर गेटिंग रिजल्ट के सर हमारे 88 या 89 आए हैं। फिर कई बार क्या होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी आपकी स्पेशल ड्राइव भी निकालती है अपने यहाँ पर न्यूज़पेपर्स को या अपने यहाँ पर गूगल पे जो भी आपके यहाँ पर मटेरियल चीजें या यूट्यूब पर भी कई चीजें आती हैं। आप उन सब चीजों को अवेयर रखिए अपने आप को। जितना आप अवेयर रहेंगे उतनी आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आप उन चीजों को रेक्टिफाई कर पाएंगे, ठीक है। और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ 5th को फॉर्म्स आएंगे, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं प्लीज कॉन्टेक्ट अस ऑन हब ऑफ ह्यूमैनिटीज बाय मनीष सर at 9811373532 एंड वी आर रेडी वेरी हैप्पीली टू हेल्प यू। और आप किसी भी टाइम हमसे नोट्स के लिए या किसी भी चीज के लिए आप हमारे को एक तरह से कॉल कर सकते हैं। वी आर रेडी टू हेल्प यू ऑल ओवर इंडिया लेवल। और ये नोट्स ऐसा नहीं है कि आपको जो है वर्चुअल फॉर्म में दिए जाएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन, और हम लोग आपको सर्विसेज के थ्रू ऑल ओवर इंडिया ही
विद इन 2-3 डेज ये भेज देते हैं नोट्स, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और ये नोट्स किसी बुक्स के ऊपर बेस नहीं है, ये सब नोट्स एनसीईआरटी में से तैयार किए गए। जैसे प्रोडक्टिविटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बिल्डिंग कैपेबिलिटीज इन पीपल। आप इन पॉइंट्स को किस तरीके से ठीक करना चाहेंगे वो आपने समझना है। देखो, आप किसी भी वर्ड को जब समझते हैं ना, उस वर्ड के उस डेफिनेशन के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो हाइलाइटर्स हैं। आप हाइलाइटर्स में उनको देखिए। जैसे नेक्स्ट है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब क्या है? आप लोगों को बराबर कैसे देते हैं, द पावर टू मेक चॉइस, दिस इज एम्पावरमेंट। आप देख के चलिए कि अगर हम इसको बात करें, क्या नाम है, HDI इंडेक्स की, तो उसमें 3 A बहुत इंपॉर्टेंट है: एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी। आप ये सोच के चलिए तीनों वर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। आपको तीनों का वर्ड्स का मीनिंग समझ आएगा। एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी। क्या आप उस चीज तक पहुंच सकते हैं? एक्सेसिबिलिटी, क्या वो चीज आपके लिए अवेलेबल है, आपको मिल रही है? अवेलेबिलिटी, क्या वो आपकी पॉकेट में, आपकी रेंज में है? दिस इज अफोर्डेबिलिटी। अब पेज नंबर 126 के ऊपर आते हैं। यहाँ पर इनकम अप्रोच है। इनकम अप्रोच एक ओल्डेस्ट मेथड है जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मेजर करते हैं कि जिसकी जितनी ज्यादा इनकम होगी उसकी उतनी अच्छी डेवलपमेंट होगी। फिर हम वेलफेयर अप्रोच को लेकर के चलते हैं। वेलफेयर अप्रोच के अंदर एक्सपेंडिचर किस चीजों पर हो रहा है आपका, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप सोच के चलिए बेटा, जो भी आप टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं ना, उनको थॉरली पढ़ के चलिए। दिस इज ऑन पेज नंबर 26। अब आपको जीडीपी, बच्चों को जीडीपी ये पता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बच्चों को ये नहीं पता व्हाट इज जीएनपी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी। और सोचिए ये चीज इकोनॉमिक्स में भी नहीं पता, बिकॉज जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो फोकस कर रहे हैं पूरी तरह से अपनी रेफरेंस और पेनी बुक्स के ऊपर, जहां से बच्चे इन चीजों को समझते हैं और उसी के ऊपर ही काम करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो बेटे, कपड़ा बिकता है मीटर में, दूध बिकता है लीटर में, आयरन बिकता है मीट्रिक टन में। हम लोग सम टोटल वैल्यू देखते हैं ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ करेंसी, एंड वी कन्वर्ट इट इनटू करेंसी सम टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। जो आप किसी टीचर को, किसी डॉक्टर को पैसा देते हैं, वो भी जीडीपी का हिस्सा है। अगर आप चाय पी रहे हैं, उसके लिए पैसा दे रहे हैं, वो भी जीडीपी का हिस्सा है। आप किसी भी सर्विस के लिए, चाहे वो इंटेंजिबल हो या टेंजिबल हो, टेंजिबल मींस जो दिखाई देती है, जो प्रोडक्ट लिए, इंटेंजिबल मींस जो सर्विसेज आपने परचेज करी। सम टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ करेंसी इज जीडीपी। ये जीडीपी हमारा एक तरह से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। एंड इफ वी एड ऑन द इनकम कमिंग फ्रॉम अब्रॉड, बिकॉज हम एक्सपोर्ट करते हैं तो भी तो इनकम करते हैं, इनकम कमिंग फ्रॉम अब्रॉड, व्हेन यू ऐड दिस तो बन जाती है जीएनपी। और आप सोच के चलो बेटे, ये चीज आप जो सीयूटी के एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हो ना, इस पे एक सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको सब बच्चे छोड़ रहे हैं, और मैं इसको कई साल से लगातार फोकस करके चल रहा हूँ। शुरू में मेरे पास जब बच्चे आते थे, व्हाट्स द रीजन टू लर्न द रीजनिंग। बेटे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही तो रीजनिंग है। आपको रीजनिंग ही नहीं पता तो पढ़ोगे क्यों? आपको आंसर रीजनिंग के साथ ढूंढना है। रीजनिंग मींस लॉजिक, हाउ टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। आप सोचो, आप किसी भी क्वेश्चन को जब अप्लाई करोगे, रीजनिंग असर्शन मेथड, और आप सोचो ये चीजें, ऐसा नहीं कि मैंने हवा में तीर चलाया या रॉकेट को एक फ्लूक लगा दी हो। मैंने खुद अपने बच्चों के साथ ये काम किया और एक सीट ऐसी आ गई, आई गॉट 38 मार्क्स आउट ऑफ 40 एंड माय स्टूडेंट्स आर गेटिंग 40 आउट ऑफ 40। आप सोचिए, क्योंकि उनके रीजनिंग, उनका लॉजिकल लेवल हो सकता है उससे बेटर आ गया, और एक टीचर के लिए इससे अच्छी चीज नहीं हो सकती कि उसका स्टूडेंट उसको उससे बेटर तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अब हम लोग उसको ऐसे देख के चलते हैं कि अगर हम रीजनिंग की तरफ जाना शुरू करते हैं, तो जैसे हमारे यहाँ पर इंडेक्स है, इंडेक्स में किस तरीके से हम लोग कंपेयर करते हैं, कंट्री डेवलप्ड है या उस डेवलपमेंट में हम लोग इनकम रेशियो को नहीं देख के चल रहे, हम उसमें HDI इंडेक्स बनाते हैं। इंडेक्स मूव टुवर्ड्स 0.99 एंड लेस टुवर्ड्स, जितना आप 0.99 से दूर जा रहे हैं, 0.55 पर आ रहे हैं, तो आप मिडिल इनकम कंट्रीज में आ जाते हैं। मिडिल इनकम नहीं मतलब मिडिल इंडेक्स कंट्रीज में, और उससे नीचे अगर आप 0.26 पे जा रहे हैं, तो वो कंट्रीज जो है आपकी अंडर डेवलप्ड हैं। उनमें 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट जो मिसिंग है, लॉन्जेविटी, कितनी अच्छी लाइफ का आपकी होती है। देखो, लाइफ ज्यादा बड़ी होना है कॉन्सेप्ट जिससे हम लोग ये मान के चलते हैं, अब कंट्रीज आर डेवलप्ड, ठीक है। फिर उसके अंदर हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर मेथड देखते हैं, जाके हम लोग देखते हैं उसके अंदर की आपकी स्टैंडर्ड पर कैपिटा इनकम कितनी है, उससे ज्यादा देख के चलते हैं कि आपका स्टैंडर्ड लिविंग कैसा है। स्टैंडर्ड लिविंग के अंदर हम लोग अपनी अगर थ्योरीज को मान के चले, हर कंट्री का पर कैपिटा इनकम को ना देख के किसी यूएनओ के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। यूएनओ कहता है जिनके घर में
टैप वाटर आता है, जिनके घर में लाइट है, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बेटर है। और तीसरी चीज है इसमें लिटरेसी, हाउ मेनी पीपल आर लिटरेट। एलिमेंट्री एजुकेशन 9 से ऊपर कितने लोग पढ़ते हैं, ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप सोच के चलिए नॉन इनकम मेजर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो आप इसमें देखेंगे और पेज नंबर 27 वेरी हाई 0.79 से ऊपर, हाई 0.69 से 79 के बीच में 0.78, ठीक है। फिर मीडियम है 0.52 से 0.60 बीच के बीच में, लो बिलो 0.52। आप सोचिए ये जो डेवलपमेंट है, इस डेवलपमेंट को आपने किस तरीके से मेजर करना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हम लोग आते हैं अपनी पॉलिटिकल साइंस के ऊपर। और पॉलिटिकल साइंस में आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं आपको कुछ चैप्टर्स में बताता हूँ। जैसे हम लोग रशियन रेवोल्यूशन का चैप्टर करते हैं, उसमें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बुक में एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। यहाँ से शुरुआत होती है, उस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं 1989 में जब बर्लिन वॉल ब्रेक हो। आप पेज नंबर 22 पे देख के चलेंगे, यहाँ पर टॉपिक इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइमलाइन। आप टाइमलाइन पे जितना फोकस करके चलेंगे ना बच्चे, उतना बेटर आपके लिए रहेगा। क्योंकि टाइमलाइन में आप देख के चलिए 1985 में उनका वहां पे लीडरशिप चेंज हुई, मिशेल गॉर्बेचोव केम टू पावर, और 1979 से 1989 के बीच में उनकी अफगान वॉर चल रही थी। आपने उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको कवर करके चलना है। और 1989 के बाद 1991 में रशिया ब्रेक डाउन हो गया, उनकी जो जिसे कहते हैं डिसइंटीग्रेशन हो गया। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है इसमें दो पॉलिसीज लेकर के आए थे गॉर्बेचोव। उन पॉलिसीज का नाम था प्रेस्टोरिका। प्रेस्टोरिका मतलब रीस्ट्रक्चरिंग, हम पूरे ढांचे को, पूरे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करेंगे और वो हमारा जो स्ट्रक्चर है सोशलिस्ट से कैपिटलिस्ट बनेगा। दैट वाज नॉट सो इजी, वो कर नहीं पाए थे, लेकिन उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करा। और फिर उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर थी ग्लासनोस्ट। ग्लासनोस्ट का मतलब क्या होता है, ओपननेस। अब देखिए एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कभी भी ट्रांसपेरेंट नहीं होती। अब उस ओपननेस को अगर आप करना चाहें तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि आप पूरे सिस्टम को कैसे चेंज करेंगे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। हालांकि पूरे सिस्टम को चेंज करने का काम किसने किया, बोरिस येल्त्सिन ने। और वो किस तरीके से, देखिए टाइमलाइन में हम देखते हैं 1985 में गॉर्बेचोव का वहां पे जनरल सेक्रेटरी बनना कम्युनिस्ट पार्टी का। फिर उसके बाद 1989 में वर्सा पेक्ट जो थे उन्होंने डिक्लेयर किया डिसाइड देयर ओन फ्यूचर, बर्लिन वॉल फॉल करके। और 1991 को आप इंपॉर्टेंट ईयर कैसे देखो बेटे, किसी भी रिलेशन को आपस में जोड़ के चलिए। जैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है दैट हैपेंड इन 1962, चाइना इंडिया वॉर 1962। 1991 को भी ऐसे देख के चलिए। 1991 वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर क्योंकि रशिया जो है डिसइंटीग्रेशन हुआ क्रिसमस वाले दिन। एंड उसी ईयर हम लोगों ने एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन अडॉप्ट किया। देखो दिस इज द मेथड ऑफ रीजनिंग। आप सोचिए आपको एक वर्ड दिया जाएगा सीआईएस, आप सीआईएस में कंफ्यूज हो सकते हैं। कॉमनवेल्थ स्टेट्स, कॉमनवेल्थ स्टेट्स वो होती है जो कभी ना कभी ब्रिटेन के अंडर रही है, लेकिन हम इसको कॉमनवेल्थ ऑफ स्टेट्स नहीं कहते, सीआईएस, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। जो कंट्रीज रशिया से डिसइंटीग्रेट हुई उन कंट्रीज ने अपना एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। और इसके अंदर सबसे पहले रशिया, बेलारूस और यूक्रेन उन लोगों ने स्टार्ट किया था। उसके बाद कई कंट्रीज ने इसको ज्वाइन किया, ठीक है। अब आप सोचिए आपको इसी टाइमलाइन के अंदर कम्युनिस्ट पार्टीज की अप्रोच और ऐसे कई पॉइंट्स हैं जो आपको इसमें मिलेंगे। डिसइंटीग्रेशन के कॉजेस, आप सोचिए यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के कॉजेस और कम्युनिस्ट पार्टी के कोलैप्स होने के कॉजेस। आपका इसमें एक टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे आपके कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस में शॉक थेरेपी है, शॉक थेरेपी में कॉजेस है, शॉक थेरेपी में इवेंट्स हैं। शॉक थेरेपी अपने आप में एक कॉन्सिक्वेंस है जो डिसइंटीग्रेशन का हुआ था। फिर उसमें गैरेज सेल है। आप सोचिए बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जो आपके साथ कोरिलेट कर रहे हैं, आपको पढ़ेंगे और ऑप्शंस आएंगे। उन ऑप्शंस को बहुत इजीली समझिएगा। देखो बेटे पढ़ाई को कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। आप जितना अच्छे से पढ़ेंगे एनसीईआरटी को अपना, आप एनसीईआरटी में रीडिंग स्टार्ट कीजिए और हाइलाइटर्स लगाइए। हाइलाइटर्स लगाने का बहुत बढ़िया। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, मेरी स्टूडेंट है, अगर आप कहेंगे तो आई विल गिव अ नंबर ऑफ टू ऑल ऑफ यू, उनका नंबर दूंगा। मतलब मिरेकल जिसे कह सकते हैं। शी गॉट 63% मार्क्स इन 12th, 63%। और वो यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी और उसके बाद उनका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ। शी गॉट 97 मार्क्स इन साइकोलॉजी। सोचिए 97 मार्क्स। शी गॉट 89 मार्क्स इन सोशियोलॉजी। उन्होंने वो सब्जेक्ट्स पहले कभी नहीं पढ़े। दैट वाज मिरेकल फॉर हर। और वो साइकोलॉजी ऑनर्स कर रही थी और उनको मैंने फ्लो चार्ट से बहुत सारी चीजों से बताया कि मैं आपको
नेक्स्ट साइकोलॉजी में यही बताऊंगा कैसे आपने इन चीजों को कवर अप करना है। आप जब टॉपिक्स को पढ़ना शुरू करेंगे ना बेटा, ये 1.5 मंथ आप अपने टाइम टेबल एक शेड्यूल बना के चलिए कि हमें दिन में 12 घंटे पढ़ना है। आप इसको अगर इंक्रीज कर सकते हैं तो 14 आवर्स के लेके आइए। और अगर आप देखिए जितने अच्छे मार्क्स आपके आए हैं, आपके पास स्टडी आवर्स कम कर सकते हैं, बट अगर आपके पास पढ़ने का टाइम ज्यादा करना पड़ेगा, अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। और उन बच्चों ने कॉलेज जाते हुए, सोचिए कॉलेज के अंदर रहते हुए इनकी एंट्रेंस की तैयारी करी और इन सितंबर शी गॉट एडमिशन इन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। आप सोचिए ये बच्चे जो हैं दे आर इंस्पिरेशन फॉर अदर स्टूडेंट्स आल्सो, और उसी बैच में और भी बच्चे थे, उन्होंने भी इसको किया। अब उसके बाद हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन से आगे बढ़ते हैं। टाइमलाइन, पेज नंबर 22। आप सोचिए टाइमलाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एवरी पॉलिटिकल साइंस चैप्टर। और अगर ये टाइमलाइन के अलावा आपको ऐसी चीजें नहीं है तो आप ये देखिए अपने पेजेस ऐसे बना के रखिए। देख रहे हैं आप, ये पेजेस के नोट्स बनाइए अपने, आप बुक के ऊपर अपने पेजेस नोट्स लिखिए। जैसे हम लोग किसी भी चैप्टर में जब जाते हैं तो उस चैप्टर के अंदर अपने नोट्स तैयार करें। साउथ एशिया के अंदर 7 बेसिक कंट्रीज हैं, उनको देखते हुए या दूसरे टॉपिक्स में, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं इसके अंदर, और इसमें हम पकड़ के चलते हैं इसको साइकोलॉजी। इस सभी टॉपिक से हम स्टडी करते हैं तो इसमें डिफरेंट तरीके से कॉन्सेप्ट्स हमारे सामने आने शुरू होते हैं, और इन कॉन्सेप्ट्स को स्टडी कैसे करना है हमारे लिए एक तरह से चैलेंज है, ठीक है। बट उस चैलेंज को आपने कैसे ओवरकम करना है, देखिए जैसे पेज नंबर 8 के ऊपर हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। हमारा जो चैप्टर है एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटेलिजेंस में, और इसमें वेरिएशन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, सॉरी, और इसमें हम लोग कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, द ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में, द रॉबर्ट सैलबर्ग 1985 थ्योरी। दिस इज कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस। कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस को कैसे स्टडी करना है, आप इसको एनालिसिस करके चलिए। एनालिसिस भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कॉग्निटिव कंपोनेंट, कॉग्निटिव यानी इनर इंटेलिजेंस, हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग, ये कॉग्निटिव इंटेलिजेंस होती है। और इसको एनालिटिकल तरीके से, अब यही आप इस टॉपिक को पकड़िए, जो सोचिए जो टॉपिक आएगा वो इसी में से निकलेगा। थ्योरीज को पकड़ना, थ्योरीज को समझना बहुत जरूरी होता है। एंड आफ्टर दैट द टॉपिक इज एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, दैट इज क्रिएटिविटी। एक्सपीरियंस वो लोग कर सकते हैं जो एक्सपीरियंशियल होता है, वो जो क्रिएटिव होते हैं, जो अलग अलग तरीके से इसको देख के चलते हैं। और इसको आप एक चीज से जोड़ के चलिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड उतनी इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, और इसमें हम लोग किस तरीके से पास्ट एक्सपीरियंसेस को यूज करते हैं नोवेल तरीके से मेथड्स को सॉल्व करने के लिए। एंड थर्ड थिंग इज द कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस, दिस इज प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकलिटी को आप देखिए, स्ट्रीट स्मार्टनेस। अब सोचिए अगर इससे कोई भी जुड़ा हुआ पॉइंट आपके पास आएगा तो आपको उसके साथ जुड़ना है। जैसे आप थ्योरीज को पढ़ते हैं, उसमें पास मॉडल भी आ सकता है, उसमें क्रोनोलॉजिकल एजेस वाले क्वेश्चंस भी आएंगे। और मैं आपको क्या बोला है, अगर आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हो कि सर हमें इन टॉपिक्स में या इन कॉन्सेप्ट्स को कैसे स्टडी करना है, आप लोग मुझे वर्चुअली, ऑनलाइन, ऑफलाइन, कभी भी इस नंबर पर बाय हब ऑफ ह्यूमैनिटीज मनीष बाबरी सर 98373532 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और मुझसे किसी भी टाइम, इवन इन ऑड आवर्स आल्सो, वी आर हैप्पी टू हेल्प यू, बिकॉज हमारा फोकस क्या है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे एजुकेशन में, और वो एजुकेशन जो है आपकी कंपटीशन को भी बढ़ाएगी, और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ जो होती है वो ऑटोमेटिकली बच्चों में एक बहुत, जिसे कहते हैं, क्वालिटी क्रिएट करेगी। और इसके अंदर हम लोग अलग अलग चीजों को जब देखना शुरू करते हैं, कई सारी इसमें थ्योरीज हैं, वो थ्योरीज आपकी हेल्प करेंगी। जैसे ईक्यू वर्ड है, ईक्यू इज डिफरेंट, इमोशन क्वोशंट है। आप सोचिए आईक्यू अलग है, ईक्यू अलग है। जैसे छोटा बच्चा है, उसका आईक्यू लेवल आप चेक नहीं कर सकते, इन्फेंट उसका ईक्यू लेवल देखा जाता है, ठीक है। आप ईक्यू को इमोशन क्वोशंट में देख के चलते हैं, ठीक है। हाउ मच यू लव योर पेरेंट्स, दिस इज इमोशन क्वोशंट, दिस इज नॉट आईक्यू टेस्ट। आईक्यू टेस्ट अलग चीज है, एप्टीट्यूड है, एटीट्यूड है। और मैंने आप लोगों को एक चार्ट बना के दिया था, फ्लो चार्ट, प्लीज उसको देख के चलिएगा साइकोलॉजी की क्लास से, हमारे इसी चैनल के ऊपर हब ऑफ ह्यूमैनिटीज में। उस फ्लो चार्ट की मदद से आप सभी थेरेपीज, सभी प्रोसीजर्स, सभी थेरेपेटिक प्रोसीजर्स, सभी तरह के डिसऑर्डर्स, आप सोचिए उसकी हेल्प से आप कर सकते हैं। वो फ्लो चार्ट कहीं नहीं, और अगर उस फ्लो चार्ट को समझने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस, और उस चीज से आप उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सेल्फ और पर्सनैलिटी जैसे चैप्टर्स हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए और भी टॉपिक्स लेकर के आऊंगा, और आपको कल ही दोबारा से सारे टॉपिक, जैसे सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, बिकॉज इतने बड़े वीडियोस में आपको ये चीजें क्लियर नहीं हुई। अभी इसमें हमने ज्योग्राफी को कवर करा, इसमें हमने पॉलिटिकल साइंस को कवर करा, और इसके अंदर हमने अपनी साइकोलॉजी को कवर करा। इसी तरीके से मैं पूरे आपके पीरियड के दौरान आपको अलग अलग चैप्टर्स में, अलग अलग टॉपिक्स में कवर करता रहूंगा। एंड बी रेडी, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए,
और इसमें डोंट बी सेल्फिश अबाउट दैट कि हम लोग किसी की हेल्प करें। मैं अगर आपकी हेल्प करूं, हो सकता है अगर आप किसी की हेल्प करेंगे तो उस बच्चे की चीज हेल्प करने से आपको भी बेनिफिट मिल सकता है। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल हब ऑफ ह्यूमैनिटीज बाय मनीष सर, 9811373532। थैंक्स अ लॉट।